Welcome back, participants. So this is the last chapter of part 1 which we are going to do today, and it is called miscellaneous. इसमें आपको जो चीज़ें बच गई हैं, छूट गई हैं, बेसिकली उसके बारे में बात होगी. So let's start it now. So this is chapter 8 which is called miscellaneous. As I told you, जो छूट गई हैं, जो रह गई हैं, उनको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है. So 106, refusal or invalidation of registration of trademark conflicting with geographical indication. तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा, जैसे कि बनारसी पान को मिला है, पेठा को मिला है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर उस तरह के नाम से आपने कुछ बेचना शुरू कर दिया है, जो कि हो सकता है वहाँ का ओरिजिन है नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल बनारसी साड़ी, और आपने अपने ब्रांड का नाम रखा है बनारसी साड़ी एंड इट्स नॉट इवन फ्रॉम बनारस, तो फिर वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते हैं. दैट इज रिफ्यूज्ड, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है. तो इसके लिए किसी को ऑब्जेक्ट करना है तो उसको टीएमओ में ऑब्जेक्ट करना है, बिकॉज उसके नाम से हो सकता है कंफ्यूजन हो रही होगी, मिसलीड हो रहे होंगे पर्सन्स जो खरीद रहे हैं. तो ये दैट विल नॉट बी अलाउड बिकॉज ट्रेडमार्क इज डिफरेंट फ्रॉम जोग्राफिकल इंडिकेशन. जोग्राफिकल इंडिकेशन इज जनरली फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग सिमिलर स्टाइल में, और उनमें कुछ यूनिक क्वालिटी है बिकॉज ऑफ दैट एरिया. और ट्रेडमार्क इज बाय वन बिजनेस एंटिटी. बेच तो दोनों ही रहे हैं प्रोडक्ट, बट द डिफरेंस लाइज हियर. सेक्शन 107, सिंगल एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18. तो इसमें जनरली जैसे आपको 2-3 क्लासेस में करने हैं, यही बात सेक्शन 18 बोल रहा है कि 2-3 क्लासेस में आपको करना है, पर आपका सेम ही है, तो आप एक ही एप्लीकेशन में सारी चीज़ों को डाल दीजिए और उसके बाद आप उसको अप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग ओवर हियर कि 107 उसी तरह के एप्लीकेशन की बात करता है कि उसमें आपको क्लासेस वगैरह डाल के और उनके मतलब लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर क्लासेस में उसको अप्लाई कर देना है. सेक्शन 108 टॉक्स अबाउट डिविजनल एप्लीकेशन. अब जैसे सेक्शन 22 बता रहा था कि कभी कभी आपने एक एप्लीकेशन डाला और उसमें आपने जो मे बी जो क्लासेस डिस्क्राइब किए हैं अपने प्रोडक्ट को, वो एक्चुअली 2 क्लासेस डिफरेंट क्लासेस में फॉल करेंगे. तो उस समय क्या होता है कि उसको डिवीजन कर देना है. तो फॉर्म टीएमएम में उसको अप्लाई किया जाता है कि उसको आप 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 अलग अलग फॉर्म पकड़िए रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार जो है दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करेगा. डेट दोनों के वही रहेंगे जो पहली बार फाइल किया है, उनको न्यू नंबर मिलेगा, सीरियल नंबर मिलेगा. ठीक है. सेक्शन 109 टॉक्स अबाउट एक्सटेंशन ऑफ टाइम. क्योंकि सेक्शन 131 ऑफ द एक्ट एक्चुअली हैज़ गिवन दिस प्रोविजन कि आप उसके लिए डेट एक्सटेंशन के लिए कह सकते हैं. तो ये टीएमएम में आपको ये अप्लाई करना है, और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो एक्सटेंड करता है, क्योंकि आपको पता है ना 3+1 मंथ जो मिलता है वो ये है. सेक्शन 110, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ रजिस्ट्रार. तो सेक्शन 128 जो है वो एक तरह से पावर दे रहा है रजिस्ट्रार को कि आप जो है उसके लिए सुनवाई कीजिए और हमारी बात सुनिए. ऐसा हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो ये जो है 1 मंथ के अंदर में उसको सुन सकते हैं, ऐसा 110 जो है ये बता रहा है. सेक्शन 111, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन. जो भी आपका डिस्क्रिशनरी पावर होने की वजह से आपने जो डिसीजन लिया है एज अ रजिस्ट्रार, उसको जो एप्लीकेंट है उसको इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो लोग एप्लीकेंट है या फिर जो अफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी लोग अफेक्ट हो जा रहे हैं इस डिसीजन से. सेक्शन 112, अमेंडमेंट्स एंड करेक्शन ऑफ इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर. जैसे मान लीजिए आपने फाइल किया है और उसमें रजिस्ट्रार को ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ इरेगुलर उसमें वर्क किया है, तो फिर वो रजिस्ट्रार आपको बोलता है और आप उसमें करेक्शन करते हैं. जैसे ऑफलाइन में 1000 रुपीज़ उसका फीस है और ऑनलाइन में 900 है, तो करेक्शन ऑफ एरर करके वो आता है. आई थिंक इट इज इन टीएमएम. सेक्शन 113, डायरेक्शंस नॉट अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड. अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि हो सकता है जो आपने एविडेंस दिया है
वो काफ़ी नहीं है, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है अपने फाइलिंग करने में वो काफ़ी नहीं है. लाइक देयर वाज वन केस वेयर आई हैड फाइल्ड फॉर जॉइंट ओनर्स, दोनों के नाम पर होना था, तो दे वांटेड सम डीड to showcase that they have some relation between them even as a partners. तो अगर वो पार्टनरशिप है तो दे वांटेड सम मोर डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस, तो दे कैन आस्क फॉर, जो कि मतलब एक्ट में नहीं दिया हुआ है कि इनको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, पर रजिस्ट्रार उसको बोल सकता है. सेक्शन 114 ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 115(4), हमने पहले भी बताया हुआ कि आप रजिस्ट्रार से ओपिनियन ले सकते हैं, और रजिस्ट्रार जो है वो आपको ये ओपिनियन दे सकता है कि वो है या नहीं है. बट दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 115(4), जो कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन it was something related to specific some specific way in which the registrar was asked. Yes, now I remember. इसमें जो था कि 115 जो है उसमें अगर पुलिस को कहीं पे रेड करना है, सीज करना है, तो वो बिना रजिस्ट्रार के ओपिनियन के नहीं करेगा. तो यहाँ पर वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा अंडर दिस फॉर्म, और वो 7 वर्किंग डेज में उसका रिस्पॉन्स उसको मिलना चाहिए, और रजिस्ट्रार उसको कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ वो ओपिनियन अपना देगा. फिर आता है हियरिंग्स, सेक्शन 115. If the hearing, if any, in relation to any proceedings under the act and rules may be held at the notified date and time, और जहाँ पे उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वहाँ के अप्रोप्रिएट ऑफिस में. फॉर एग्जांपल अगर आप अभी पुणे में है तो आपको बॉम्बे में हियरिंग होगी, बट आज के डेट में ये सारे ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन में ही आपका हो जाता है. वेर एवर यू आर सिटिंग, यू डोंट नीड टू बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑफिस. यहाँ पर उनको कम्युनिकेशन में मिल जाता है. आज के डेट में वो आपको एक मेल वेल में भी नहीं मिलता है, आपको वेबसाइट पे उसका लिंक आ जाता है. ठीक है, और उस पर जो डिसीजन है वो डायरेक्शन ऑन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार वो डिसीजन दे दिया जाता है. अवार्ड ऑफ कॉस्ट बाय रजिस्ट्रार. मान लो किसी ने अपोज किया किसी ट्रेडमार्क को, ठीक है, विद इन द टाइम पीरियड, और मैं एप्लीकेंट हूँ और मुझे मेरे मार्क को अपोज किया गया है, मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ कंटेस्ट, फिर रजिस्ट्रार मुझे कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है जैसे 2700 है वो बेयर करो. उसी तरह से अगर मैंने अपोज किया, उसने काउंटर स्टेटमेंट दिया, पर उसके बाद की जो हियरिंग है या फिर मेरा आंसर है वो मैंने नहीं परस्यू किया, तो दे कैन आस्क मी एज वेल. 116 के एक्सेप्शन में ये है जो कि एंट्रीज 10 एंड 11 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि अभी आप जो पहले का है उसमें देखिए 10 एंड 11 के फर्स्ट शेड्यूल में कौन सा है एंट्री 10 एंड 11 में, और उसमें जो है वो स्टैम्प्स वगैरह जो यूज होते हैं उसका वो उससे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे. स्केल ऑफ कॉस्ट इज अगेन रिलेटेड टू दैट कि वो कितना उसका लेंगे, है ना, अंडर रूल 116 एंड 17 उससे ज़्यादा नहीं जा सकते. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार कोई डिसीजन लेता है तो उसके रिव्यू करने के लिए भी आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं. That is what it is talking about in section 119. एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ रजिस्ट्रार्स डिसीजन. कुछ लिया उन्होंने और आपको चाहिए कि उसका रिव्यू हो, तो आप TMM में उसको फॉर्म को फाइल कर सकते हैं. देयर इज एफिडेविट. मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए एफिडेविट लगता है, और मोस्टली ये 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे लगता है, और इसका जो स्पेसिफिक फॉर्म रहता है वो फॉर्म ऑलरेडी मेंशन रहता है. उसी फॉर्म के स्टाइल में आपको एफिडेविट कराना होता है. और एफिडेविट कौन करता है? एफिडेविट जो है जो बाय कोर्ट अलाउड है, क्योंकि नोटरी वाले जो लॉयर्स रहते हैं उनको जो स्पेसिफिक लॉयर्स उसके लिए रहते हैं वही एफिडेविट कर सकते हैं. अगर बाहर में है तो फिर वो डिप्लोमेटिक और काउंसलर ऑफिसर के सामने किया जाता है. ठीक है, उसको सील वगैरह वहाँ पे लगवाना पड़ता है जिसने भी किया है, और ये बहुत मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है विच इज फॉलोड बाय ऑल. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय पब्लिक. आपको याद होगा मैंने सेक्शन 148 में बताया हुआ था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको
जो ओपन है, या फिर आप मांग सकते हैं कि हम इनको चेक करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी स्पेसिफिक फॉर्म होता है और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि सब कुछ ही ऑनलाइन रहता है। कोई भी ने भी फॉर्म भरा है, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसने अपलोड किए हैं वो आपको ऑनलाइन दिख जाता है। दैट इज़ नॉट फॉर इंस्पेक्शन, बट उसमें आपको सर्टिफाइड कॉपीज नहीं मिल रही है। आप चेक करने के लिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बट देन आपको अगर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रार अपना सील वगैरह लगा के देगा, तो फिर आप उसको फॉर्म TMM में उसको अप्लाई करेंगे। और आपको याद होगा कि कोड जो है जनरली इसके लिए भी मांगता है, तो सर्टिफाइड कॉपी वैसी रहती है। सेक्शन 123 पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू नोटिफाई इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। जैसे आपको सेक्शन 9 और 11 और 13 याद होगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो उसी में जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नाम निकाल दिया, डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जांपल कोरोना है, कोविड है, या इस तरह के वर्ड जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकते आप किसी चीज़ के लिए, ठीक है। नाउ वेल नोन ट्रेडमार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग। आई होप यू नो व्हाट इज वेल नोन ट्रेडमार्क्स। इफ नहीं, यू गो बैक टू माय इनिशियल वीडियोस, आपको वेल नोन ट्रेडमार्क्स उसमें दिख जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पर्पस एज वेल। एक लॉन्ग आंसर में वेल नोन ट्रेडमार्क्स आ सकता है। तो वेल नोन ट्रेडमार्क्स मैंने डिस्कस तो कर दिया है, पर इसमें वेल नोन कौन है, कैसे है, ये जो है वो रजिस्ट्रार ही डिसाइड करता है। और आप अगर चाहते हैं कि आपका वेल नोन ट्रेडमार्क की तरह हो जाए डिस्कस डिक्लेयर, तो आप फॉर्म TMM में उसको अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा अगर इफ रिक्वायर्ड, और रजिस्ट्रार जो है उसको ओपन करेगा फॉर जनरल पब्लिक टू ऑब्जेक्ट और से समथिंग, और विद इन 30 डेज अगर आप चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद वो फिर वही प्रोसेस चलेगा आफ्टर ऑब्जेक्शन। बट ऐसे अगर नहीं हुआ तो फिर उसको रजिस्ट्रार जो है वो उसको वेल नोन ट्रेडमार्क घोषित कर देगा। बट ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसको लगने लगेगा कि नहीं, इसको वेल नोन नहीं रखना चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था, तो वो उसको वापस से हटा भी सकता है। एपिलेट बोर्ड्स इन सब है नहीं, तो मैं इसके बारे में पढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है। वो आप अभी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन पूछ लेगा ऑन एपिलेट बोर्ड, तो यू नो यू हैव टू स्टार्ट विद द सेंटेंस कि 2021 के नोटिफिकेशन से इसको हटा दिया गया। रीजन बीइंग कि ये बहुत महंगा पड़ रहा था, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही कोई भी प्रोसीडिंग्स जाएगी। रिटर्न ऑफ एग्जिबिट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो रजिस्ट्रार को लगता है कि अब ये जो एग्जिबिट्स थे पहले, इनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको बोल देंगे कि आप इसको वापस ले लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो फिर वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगेन दिस इज हैविंग नो कंसर्न एज ऑफ नाउ, क्योंकि आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है, तो डिस्ट्रॉय करने का सच कोई मतलब नहीं है। तो ये भी उसी 129 इज अगेन टॉकिंग अबाउट दैट सेम थिंग कि भाई 1 साल तक वो वेट करेंगे, और 1 साल के बाद अगर उसने नहीं विड्रॉ किया या फिर अबैंडन कर दिया गया है या रिफ्यूज हो गया है, और उसके बाद 1 साल तक आपको उसने हटाया नहीं है, तो उसको डिस्ट्रक्शन के लिए डाल दिया जाएगा। सो वी स्टॉप ओवर हियर, वी आर फिनिश्ड विथ पार्ट 1। देन देयर इज पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो कि बहुत छोटा है, तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ एट वन गो। थैंक यू।